नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो रे एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास की क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो दोस्तों आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम के अलावा एक प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी राइट आंसर है, समुद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त मौर्य के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है कादम्बरी के लेखक दिए गए ऑप्शंस में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाणभट्ट हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। दोस्तों कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबरनामा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है। तो तारीख फिरोजशाही के लेखक बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी इसका सही जवाब है। जियाउद्दीन बरनी 1285 से 1357 ईस्वी तक एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख फिरोजशाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो दोस्तों आपको बताना है अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सआदत खां था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है जी.के. गोखले, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है वीर सावरकर, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर इसका सही जवाब है। दोस्तों मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ की थी। सावरकर 1906 ईस्वी में लंदन गए थे। इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी जो कि मेजनी के विचारक से प्रेरित थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है मद्रास। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई इसका सही जवाब है। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम ने के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इस यूनियन के पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 108, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी।
तो किस सन में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1931 इसका सही जवाब है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 109 है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110 को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्यपाल इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की जो शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतनी जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन नंबर 111 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? दोस्तों तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 67 ख में, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए दिया गया है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्य वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन ए है अरी, ऑप्शन बी है खंडित, ऑप्शन सी है वृक्षनुमा, ऑप्शन डी है जालीदार। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या द्रुमाकृति अफवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृतियों का निर्माण करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? दोस्तों आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खादर नवीन जलोढ़क है जबकि बांगर पुराना जलोढ़क है। भारत के लगभग 40% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो दोस्तों आपको बताना है सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रिगर या रेगुर मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर या काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सूरजमुखी की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रिगर या रेगुर मिट्टी। इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, गोथार्ड वेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों, गोथार्ड वेस सुरंग किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब है। गोथार्ड वेस सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी तथा सबसे गहरी रेलवे सुरंग है। यह 57 किलोमीटर लंबी है और इसने जापान की सिकान रेलवे सुरंग को पीछे छोड़ा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, किस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, दून्स। दून्स यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, दुनिया की सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैन्यन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी की दी ग्रैंड कैन्यन के नाम से जाना जाता है। दी ग्रैंड कैन्यन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दी ग्रैंड कैन्यन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्य बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करती है। तो वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों बताना है आपको नाबार्ड का पूरा नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा सही? तो नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है दोस्तों। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, परीक्षा बांध जिला झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बेतवा नदी पर बनाया गया है और इस नदी पर सुकमा डुकमा बांध, राजघाट बांध तथा माता टीला बांध भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बेतवा, ऑप्शन सी राइट आंसर है बेतवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है गाजीपुर, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। तो इसका सही जवाब गाजीपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है गाजीपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के शोध में समर्पित एक प्रमुख
संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 125, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्था के केंद्र के अनुसार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। यह वर्तमान चंदौली जिले में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंदौली इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 126, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक विश्वविद्यालय यह पहले कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के विभाजन से हुई। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कोल्हापुर के मराठा राजा शाहू चतुर्थ के नाम पर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय रख दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127, बीएचयू किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है बीएचयू किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीएचयू का पूरा नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी टेराबाइट की, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 8 बिट में 1 बाइट होता है दोस्तों, 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी C#, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों, और बाकी सभी जो हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 131, विंडोज़ साउंड फाइल का आपको एक्सटेंशन बताना है दोस्तों। विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन .wav होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, .wav, वाव। अगला क्वेश्चन नंबर 132, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर में चुंबकीय क्षेत्र को कम करने और चुंबकीय भंडारण पर रखे गए डेटा को नष्ट करने की प्रक्रिया को डिगॉस कहते हैं दोस्तों, डिगॉस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डिगॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 133, 1943 में JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ENIAC इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम इसका सही जवाब है। विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है, जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी पात्र के आयतन और आकार के अनुरूप इनके अणु पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 दोस्तों। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है दोस्तों। हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दूध होता है फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमेटोट्रोपिन हो जाएगा, सोमेटोट्रोपिन इसका सही जवाब है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, चीनी और वसा, चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बायां निलय मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। यह प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में हनले लद्दाख में स्थापित किया जाएगा और इस सेंचुरी की स्थापना का कार्य आगामी 3 महीनों में पूरा होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत का पहला डिजिटल स्कूल लॉन्च किया है। इस प्रकार का क्लास ऑनलाइन होगा और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान भी ऑनलाइन शेयर किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके 13 से 18 वर्ष की आयु के छात्र स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ को। जुलाई 2022 में गीता गोपीनाथ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और
दूसरी भारती हैं। रघुराम रंजन पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को प्रदान किया गया है, और जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीलमणि फुकन जूनियर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2 मई 2022 को केरल में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर 7वीं बार जीता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, मार्च 2022 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो आपको बताना है दोस्तों, प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे, और इनका पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। तो आप बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, कालका विंदा दीन घराना से संबंधित थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.4 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की प्रकृति की हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।